तो हम आ गए हैं 12वें चैप्टर पे, थर्मल एक्सपेंशन इन कैलोरीमीटर। तो इसके बारे में देखते हैं भाई क्या हो रहा है इसका। अ सिलिंड्रिकल मेटल रॉड लेंथ L0, ठीक है, L0 इसका लेंथ है, इज शेप्ड इनटू अ रिंग विथ अ स्मॉल गैप एज शोन ऑन हीटिंग द सिस्टम। इसमें सिस्टम के भाई क्या होएगा इसके बारे में बात कर लेते हैं भाई, क्या होना चाहिए इसका। चल, तो यहाँ पे अगर देखा जाए क्या हो रहा है कि भैया ये है एक हमारा रॉड, ठीक है। अच्छा, ये पूरा का पूरा हमारा है रॉड ना। तो अब इससे क्या हो रहा है कि भैया इसमें अभी हीटिंग किया जा रहा है। जब हीटिंग होगा, ठीक है, तो क्या होएगा देखो। अगर यहाँ पे ब्लॉकेज देखा जाए, अगर मान लो यहाँ पे एक कोई हमारा रहता है और एक ये इधर रहता है और बीच में ये कोई रॉड रहती, ठीक है, ये इस तरीके से। अब इसको अगर गर्म करते हैं तो भैया जाहिर सी बात है उसका लेंथ बढ़ता तो इसके बीच वाली लेंथ हमारी होती कम, यानी ये कम होती। लेकिन इसके केस में थोड़ा सा अलग है। उसका रीजन क्या है भाई, देखो, गर्म करेंगे, ठीक है, तो ये एरिया बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि हीटिंग से हमारा एक होता है एक्सपेंशन, ठीक है। अब ये जब एरिया बढ़ेगा तो ये वाला आर भी ये थोड़ा सा बाहर की तरफ भी जाएगा। जब कोई भी रिंग फैलता है तो वो हमेशा स्ट्रेट होना चाहता है, जाहिर सी बात है। अगर आप कभी मान लीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप कभी प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। कोई भी रिंग हो मेटल की, ठीक है, उसको ऐसे बीच में से कट कर लिया गया हो, थोड़ा सा ही कट करो और उसके बाद खूब उसको गर्म करो, वो कभी भी इसी शेप में नहीं रहेगा, वो हमेशा स्ट्रेट होने की कोशिश करेगा, वो सीधे जाने की कोशिश करता है। ये प्रैक्टिकलिटी की बात हो रही है। बाकी अब हम इसको लॉजिकल की बात करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल से ही लॉजिक बनता है। अब यहाँ पे देखिए आप, पहले तो ये डी इंक्रीज करेगा, यानी इसका ये चीज इंक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा, इससे इंक्रीज होने से कुछ लोगों को लग सकता है कि नहीं भैया ये तो फिर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये 2 पॉइंट से ब्लॉक्ड नहीं है ना। क्योंकि अब यहाँ पे ये है एरिया इसका बढ़ेगा, ये डिस्टेंस अब जो आर है वो R1 हो जाएगा, यानी R1 इज ग्रेटर देन आर रहेगा, ठीक है। यानी ये जो R1 है, यानी इसका एरिया है, रेडियस है, वो गर्म करने पे बढ़ेगा। और गर्म करने पे जब इसका रेडियस बढ़ेगा तो भैया ये कैसे कम हो सकता है, ये घट करके रेडियस थोड़ी ना बढ़ाएगा। अगर हम ये कंडीशन कर देते कि नहीं, यहाँ पे हम कोई ब्लॉकेज लगा देते कि भैया इसका रेडियस नहीं बढ़ेगा, उस केस में ये यक्स घट जाता है। उस केस में क्या हो जाता है, एक्स घट जाता है। तो यानी हमारे एक्स आर डी सभी बढ़ेंगे, ठीक है, तीनों के तीनों बढ़ेंगे, क्योंकि तीनों इसमें बढ़ रहे हैं, डी भी बढ़ रहा है, आर भी बढ़ रहा है, एक्स भी बढ़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। टू होल्स ऑफ अनइक्वल डायमीटर D1 एंड D1 और D2 है, आर कट इन अ मेटल शीट, ठीक है। D1 D2 मेटल शीट को कट कर लिया गया है। तो अब इनका क्या होगा भाई, मेटल शीट है, तो यहां पे अगर आप ध्यान दें, यहां पे ब्लॉक्ड है, ठीक है। यहां पे अगर देखा जाए तो जो D1 और D2 है वो है ब्लॉक्ड। तो यहां पे क्या होगा भाई, जब ये ब्लॉक्ड हैं तो क्या होएगा, इसमें आंसर क्या होएगा तब, ठीक है। क्या ये दोनों बढ़ेंगे, घटेंगे? तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। चलो बात करते हैं इसके बारे में। अब देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है।
जिसके दो कैविटीज बना दी गई हैं। इस मेटल ब्लॉक में दो कैविटीज बना दी गई हैं। अब यहाँ पे मेटल तो ब्लॉक है नहीं, ठीक है। अच्छा, जब मेटल ब्लॉक नहीं है और इसको हम एनर्जी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अब इससे क्या होएगा? हीट जैसे जैसे हम प्रोवाइड करेंगे इसको, तो भैया ये है ब्लॉक्ड नहीं। और हमारा प्रैक्टिकल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो भैया ये जो गैप है, ये गैप भी अपना एरिया बढ़ाएगा ही। ये गैप भी क्या करेगा? अपने एरिया बढ़ाएगा। यानी D1 और D2 दोनों बढ़ेंगे। D1 और D2 क्या होंगे? दोनों बढ़ेंगे, दोनों इंक्रीज होंगे। ठीक है, बात आप समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे भी एक्सपेंशन हो रहा ही है। ब्लॉकेज होना चाहिए, ये यहाँ पे ब्लॉकेज नहीं है, इधर इस तरफ कहीं ब्लॉकेज नहीं है इसका। ये मेटल के अंदर ही है ना, मेटल के अंदर ही है। जो डिस्टेंस D1 D2 घट कर सकते हैं जब भैया इसको पूरा ब्लॉक कर दें कि भैया इससे ऊपर तुम जा नहीं सकते, बस अब यहीं तक हो गया। तो अब उस केस में ये क्या होता है? ये घटता हमारा D1 और D2 डिक्रीज करते हैं। लेकिन यहाँ पे D1 और D2 हमारे डिक्रीज नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज तो है ही नहीं। जब ब्लॉकेज होता तभी की बात होती, मेटल ब्लॉक हो ही नहीं रहा है ना। चलो इस पे आते हैं भाई, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? इफ थर्मोमीटर रीड्स, ठीक है, थर्मोमीटर रीड करता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। थर्मोमीटर की रीडिंग हो रही है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हो गया। वो कितना है? 20 है, ठीक है। अब क्या हो रहा है? एंड बॉइलिंग पॉइंट एज 150। ध्यान रहे, ये फ्रीजिंग पॉइंट को यानी 0 डिग्री को कितना रीड कर रहा है? 20। और 100 को कितना रीड कर रहा है? 50, ठीक है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। तो अब यहाँ पे क्या होएगा? इससे क्या होएगा भाई? तो यहाँ पे, और थर्मोमीटर वुड रीड एक्चुअल टेम्परेचर। जब अब एक्चुअल टेम्परेचर है, उसको क्या रीड करेगा थर्मोमीटर हमारा? तो इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान रहे। इसको थोड़ा सा जो लिखे हैं उसको मिटा देता हूं। चलो, हाँ, हमारे इसमें डिफरेंस कितना हो रहा है? सबसे पहले 0 डिग्री को हमने 20 माना है और 100 को 150 माना है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस आया 130 का। 150 माइनस 130 120 करें तो 130 आएगा। 150 माइनस 20 इज टू 130। और जो स्टैंडर्ड होता है वो कितना होता है? 100 बॉइलिंग पॉइंट और 0 फ्रीजिंग पॉइंट। ये 100 का डिफरेंस हुआ। तो अब यहाँ पे फॉल्टी हो रहा है रीडिंग, तो जो फॉर्मूला होता है हमारा TF, ठीक है, माइनस T फॉल्टी, ठीक है, अपॉन में जो हमारा रेंज आया है फॉल्टी रेंज, TF रेंज फॉल्टी इज इक्वल टू TS स्टैंडर्ड माइनस क्या हो जाएगा? T स्टैंडर्ड, जो हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर दिया गया है, एक्चुअल टेम्परेचर इज, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर दिया है या फाइनल टेम्परेचर हम रीड करेंगे, ये रीडिंग वाली है, ये फॉल्टी है, ये स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे T एक्चुअल, सॉरी T एक्चुअल T स्टैंडर्ड, ये हमारा अलग रहे, अपॉन में जो भैया हमारा स्टैंडर्ड रेंज है TS स्टैंडर्ड रेंज, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम रख लेते हैं भाई फॉर्मूले।
टी एफ की वैल्यू हमको निकालनी है, तो टी एफ माइनस टी फॉल्टी कितना है हमारा, फॉल्टी क्या आ रहा है भाई 20, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, फ्रीजिंग पॉइंट हम यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट कर लेते हैं, चलो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हमारा टी फॉल्टी रेंज 20 है, और ये टी रेंज कितना आ रहा है 130, इसको टू ये कितना है टी एस, ये है 60 डिग्री को हमें रीड करना है, 40 0 और ये 100। अब इसको कैलकुलेट कर लें, इस तरफ कर लें, यानी ये हमारा 100 टी एफ इज टू 130 इंटू 60 प्लस 2000, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आएगा भाई, ये 200 ले लिया, 2000 इसको कैलकुलेट करें तो ये 00 तिरछाग 78 और ये 908, ठीक है। अपॉन में 100 को इस तरफ कर लें तो ये कितना आएगा 98 डिग्री, कितना होएगा 98 डिग्री, ठीक है। बात आप समझ गए, कितना आंसर है 98 डिग्री, ठीक है। ये इक्वेशन आपको समझ में आया होगा, ये हमें रेंज याद रख लेना है, टी एफ माइनस एफ टी फॉल्टी रेंज वाला, और ये एक्चुअल जो हमारा है फ्रीजिंग पॉइंट का, और ये जो एक्चुअल रीडिंग दिया गया है ये रेंज, ठीक है। ये याद रखेंगे तभी ये हो पाएगा। चलो आगे चलते हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो भैया आप वहां पे क्या करोगे, उससे पर फॉर्मूला थोड़ी ना इतना याद रहेगा आपको, तो याद रखना है इसके, इसे विच ऑफ द सब्सटेंस, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द सब्सटेंस, लिखने के लिए जगह थोड़ा मिल जाए हमको, इसके लिए मिटा देते हैं इसे। विच ऑफ द सब्सटेंस ए बी सी हैज हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट, हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ में क्या है, टाइम टेम्परेचर ग्राफ इज शोन इन फिगर। चलो, तो अगर आपको ध्यान हो पहले, तो जो स्पेसिफिक हीट होता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, ठीक है। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी के, क्यों ऐसा होता है तो आपको ध्यान हो, ठीक है। Q इक्वल टू होता है एम एस डेल्टा टी, ठीक है। ये S है और ये डेल्टा टी है, तो इस तरफ अगर आएगा तो डेल्टा टी क्या होएगा, इनवर्सली में तभी आ जाएगा, और S होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, टाइम के यानी डेल्टा टी के टाइम वाला उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देख लेते हैं भाई कौन सा हमारा होएगा, अगर इसको ऐसे मिलाएं, यहाँ पे इसको हम मिला दें और यहाँ पे इसको मिला दें, तो भैया यहाँ पे टाइम डिफरेंस सबसे कम किसका है, ए का, यानी इस बेसिस पे देखें तो सबसे कम टाइम डिफरेंस किसका है, ए वाले का, ठीक है। चलो भाई एक तो हमारा दिख गया। दूसरा, अगर यहाँ से मिलाएं तो टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज्यादा है इसका, यानी इस बेसिस पे देखा जाए तो सबसे कम तो हमारा ए ही होगा, यानी आंसर ए वाला, यानी सबसे कम का नहीं पूछा है, सबसे अधिक का पूछा है, इसमें सबसे अधिक पूछा है ना, हाँ, तो सी इधर देखते हैं, सी में सी का टाइम सबसे ज्यादा है और टेम्परेचर डिफरेंस सबसे कम है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 3, ठीक है। चलो भाई, इसमें से कौन सा हमारा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के ग्राफ को बताता है, तो देखते हैं भाई। विच ऑफ द कर्व फिगर रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस, ठीक है, विच ऑफ द फिगर रिप्रेजेंट्स
रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर्स। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के बीच का जो कौन सा ग्राफ हमारा बताता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको अगर याद हो, C इक्वल टू होता है 5/9, ठीक है, 9/5, ठीक है, F प्लस 32, यानी ये इस तरीके से है, y इक्वल टू mx प्लस सी। कुछ इसी तरीके से नहीं दिख रहा है? ये कांस्टेंट है, x और f 32, क्या इसी तरीके से नहीं? और इसका ग्राफ जो आता है, अगर आपको ध्यान हो तो ये आता है ग्राफ, ये थोड़ा सा गड़बड़, एक सेकंड, ये गड़बड़ ग्राफ बन रहा है, रुको मिटा के बनाते हैं आप। ये क्या हो रहा है भाई इसमें? ये आज तो काम ही नहीं कर रहा है। ये है हमारा ग्राफ, और इसमें हमारा इस तरीके से ग्राफ बनता है, y इक्वल टू mx प्लस सी का, इसका ग्राफ ये बनता है। इसको फॉलो करने वाला कौन सा है? क्या ये फॉलो कर रहा है? नहीं। ये फॉलो कर रहा है? नहीं। ये फॉलो कर रहा है? नहीं। फॉलो कौन कर रहा है? 3 वाला। तो ऑप्शन नंबर 3। समझ गए होंगे? तो धन्यवाद, अगले चैप्टर में चलते हैं।